नमस्कार प्रशिक्षु शिक्षकों, मैं एस.के. मौर्य आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ एजुकेशन 07 DL.ED 4th सेमेस्टर का महत्वपूर्ण कंटेंट वाक्य अर्थात सेंटेंस। आइए देखते हैं वाक्य क्या होता है। यानी भाषा की प्रथम इकाई वाक्य होती है। भाषा का प्रारंभ शब्दों से न होकर शब्द वाक्यों से होता है। शब्द वाक्य अर्थात जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो सीधे वाक्य सीखते हैं, और जब हम विदेशी भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं या कोई अन्य भाषा सीखते हैं मातृभाषा के अतिरिक्त, तो हम क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट से, यानी वर्ण से। वर्ण सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर वाक्य सीखते हैं। लेकिन देशज जो आपकी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें हम सीधे वाक्य सीखते हैं। ये तो आप समझ चुके होंगे। व्यवहारिक रूप से देखिए तो आप जान जाएंगे कि हमने क्या सीखा था पहले। इसीलिए भाषा की प्रथम इकाई को वाक्य को माना गया है। भाषा का प्रारंभ शब्दों से नहीं होता है, बल्कि शब्द के समूह से होता है। जैसे बालक पानी कहता है तो इसका तात्पर्य होता है मुझे पानी दो। भूख कहता है तो इसका अर्थ होता है कि मुझे भूख लगी है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके, तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य के अर्थ को समझ सकते हैं। वाक्य को परिभाषित करें तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो सार्थक हों, जिसका अभिप्राय हो, जिसका अर्थ हो, उन समूह को वाक्य कहते हैं। और जिसका एक सुनिश्चित अर्थ निकले, उसका कोई अर्थ न निकले, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। अन्य शब्दों में हम बोलें तो वाक्य ऐसे ध्वनि समूह को कहते हैं जिसमें भाव एवं विचार की पूर्णता स्पष्ट होती है। यानी भाव विचार पूरे हों। यानी हम एक सेंटेंस कहते हैं तो उसमें भाव और विचार या इच्छा जाहिर हो सके, वैसे शब्द के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य एक से अधिक, यानी एक शब्द से अधिक कई शब्दों से 10, 20, 25 शब्दों का एक समूह होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो छोटा सा उदाहरण है, राम के साथ सीता भी बन गई, या सीता राम के साथ बन गई। वन क्लियर? तो इस तरीके से हम वाक्य को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। वाक्य के आवश्यक तत्व अर्थ में नंबर 1 है सार्थकता। हमने बताया सार्थक शब्द जब होंगे तभी वाक्य बनता है। सार्थक ध्वनि होती है तो वर्ण बनता है, ठीक है। और सार्थक वर्ण दोनों में एक से अधिक को मिला करके हम शब्द का निर्माण करते हैं, और सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। ये सीखने यानी शिक्षण के स्तर पर है। सार्थकता क्या होती है? वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जिससे वह कुछ अर्थपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बकबक क्या है? निरर्थक शब्द, लेकिन अर्थपूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग वाक्य में किया जा सकता है। जैसे बकबक क्यों कर रहे हो? अब बकबक अपने आप में सार्थक शब्द हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? वाक्य के आवश्यक तत्वों में पहला पॉइंट हो गया सार्थकता। यानी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करें तो उसमें सार्थकता होनी ही चाहिए, हो ही जाती है। दूसरी है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है कि शब्दों का उचित गुण वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। जैसे घोड़ा पानी खाता है, यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि पानी खाने की वस्तु नहीं है।
इस वाक्य में पानी और खाता दोनों साथ साथ प्रयुक्त होने के योग्य नहीं है, इसलिए ये इसमें योग्यता का होना, ये योग्यता वाक्य का एक आवश्यक तत्व हो गया। इस वाक्य को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि घोड़ा पानी पीता है, वह भोजन कर रहा है, वह फल खाता है, इस तरीके से। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का आशय होता है कि वाक्य श्रोता अथवा पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाला हो, यानी जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, वो हम पूरा कर सकें उस वाक्य के सहारे। उदाहरण के लिए जैसे कृष्ण मथुरा जाते हैं नामक वाक्य में कृष्ण सुनकर एक स्वाभाविक उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है कि वह तभी शांत होती है जब श्रोता पूरा वाक्य सुन लेता है। यानी कृष्ण मथुरा जाते हैं तो क्यों जाते हैं, यानी कहने का मतलब है किस आकांक्षा से जाते हैं, क्या कारण हो सकता है। इस तरीके से हम स्वाभाविक रूप से उत्कंठा उत्पन्न होती है और जब तक आकांक्षा पूरी नहीं होती है तब तक श्रोता वाक्य को सुनता रहता है। अगला कंटेंट है समीपता। समीपता अर्थात वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए। यदि एक शब्द प्रारंभ में कहा जाए और उसका संबंध पर्याप्त शब्दों का प्रयोग करने के बाद किया जाए तो भाषा में स्पष्टता नहीं आ पाती है। यह समस्या मुख्य रूप से लंबे लंबे वाक्यों में बहुत होती है। यानी हम जब वाक्य बनाते हैं तो पहला वाक्य भूल जाए तो आखिरी का कोई मतलब ना समझ में आए, बीच में हम भूल जाएं तो भी मतलब नहीं, संबंध समीप न, यानी अर्थ में समीपता होनी चाहिए। ये वाक्य का आवश्यक तत्व है। जो कहना चाह रहे हैं उस कहने के तारतम्य को हम व्यवस्थित क्रम में रख सकें तो वही होगा, वो आवश्यक तत्व होगा और वो हमारा समीपता शीर्षक में लिखा जाएगा। इसके तत्व में समीपता कहा गया उसको, ऐसे कह सकते हैं। अन्वित। अन्वति माने होता है, इसका अर्थ होता है कि व्याकरणिक दृष्टि से एक रूप हो, यानी कि एक शब्द का व्याकरण अलग हो, दूसरे सेंटेंस का अलग हो, तीसरा कुछ अलग हो, चौथा का भाव अलग हो, ये नहीं। कहने का मतलब है अन्वित का अर्थ होता है कि व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता यानी समान हो। हिंदी में क्रिया प्रायः लिंग वचन पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है। जैसे कमला गए और नरेंद्र जा रही है, दोनों वाक्य अशुद्ध हो गए क्योंकि यहाँ न तो कमला गए में व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता है और न नरेंद्र जा रहे हैं में, इसलिए ये अनुवति यानी व्याकरणिक दृष्टि से एक रूप नहीं है। तो यह भी आवश्यक तत्व होता है वाक्य का। वाक्य के कौन से 5 आवश्यक तत्व हो गए? कौन? पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा समीपता और 5वां है अन्वित। अन्वित माने व्याकरणिक दृष्टि से समानता, एक रूपता। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य अर्थात जान गए आप, शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं, जैसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार से। अब वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कौन से 2 अंग हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य से तात्पर्य वाक्य में कर्ता से होता है, यानी किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है, हरि गेंद खेलता है। इन वाक्यों में क्या हुआ? गीता और हरि दोनों ही उद्देश्य हैं। क्लियर हो गया? विधेय, इसमें कुछ स्पष्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। विधेय क्या होता है? विधेय माने उद्देश्य यानी कर्ता। उद्देश्य जो हो गया गीता और ये हरि, ये कर्ता हो गया। तो के विषय में जो कुछ कहा गया है वह विधेय है। उपयुक्त वाक्यों में गाना गाती है, गेंद खेलता है, ये क्रमशः क्या हो गया? विधेय हो गया। यानी कि कर्ता और विधेय कह सकते हैं, उद्देश्य और विधेय कह सकते हैं। ये 2 वाक्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। अभी तत्व आपको बताया था, अब ये हो गया अंग। क्लियर हो गया? ये अभी 1 नंबर में आता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में वाक्यों के भेद, यानी वाक्य के प्रकार कहिए।
कितने वाक्यों का वर्गीकरण कह सकते हैं। तो वाक्यों के वर्गीकरण के लिए हमें आधार लेना पड़ेगा। तो हम 4 आधारों पर हम वाक्यों के प्रकार या भेद करेंगे। पहला है बनावट के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है क्रिया के आधार पर, चौथा है साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के भेद। यानी वाक्यों के प्रकार देखें या उसका वर्गीकरण करें तो किसी न किसी आधार पर हमको देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं पहला, बनावट के आधार पर। बनावट कहिए या व्याकरणिक दृष्टि से कहिए वाक्य के प्रकार। व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, बहुत सरल है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें कर्ता और क्रिया एक होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में, और सरलता से समझें तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, इसमें एक क्या है? कर्ता है और एक क्रिया है। इसमें मोहन कर्ता हो गया, यानी कर्ता क्या हमने अभी बताया उद्देश्य, और खाना खाता है ये क्या हो गया? विधेय। दूसरा हो गया मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य हों, यानी मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हैं, समीप वाले वाक्य हों, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए, देखिए मिश्रित हो गया। अब इस वाक्य में सभी जवान आगे बढ़ गए प्रधान उपवाक्य है, और पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही अधीन उपवाक्य है। यानी कि इस वाक्य मिश्रित वाक्य में क्या हो गया कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ एक या उससे अधिक उपवाक्य जुड़े हों उसे ही हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए, ये एक उदाहरण हो गया। तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? यानी जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम कक्षा में गया परंतु वहां मोहन नहीं था, इसमें 2 वाक्य हो गए। राम कक्षा में गया तथा वहां मोहन नहीं था, इन दोनों के मेल से जो वाक्य बन गया उसी को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्लियर? ये हो गया बनावट या व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के भेद। यानी 3 भेद हो गए, कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या हो गया कि एक कर्ता हुआ और एक क्रिया हुई, जैसे राम खाना खाता है। और मिश्रित वाक्य में क्या हो गया? पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए। यानी एक मुख्य वाक्य हो गया और उसके बाद उपवाक्य आ गए, एक से अधिक भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 बातें कही गई, 2 सेंटेंस हो गए, लेकिन उसको जोड़ दिया गया। वही जैसे राम कक्षा में गया परंतु वहां मोहन नहीं था, इसमें 2 वाक्य हो गए, इसीलिए हम कहते हैं इसको संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट दूसरे आधार पर देखते हैं, अर्थ के आधार पर। अभी देखिए पिछले वर्ष ये प्रश्न आया है, अर्थ के आधार पर 10-20% लोगों ने सही लिखा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार या भेद। पहला है विधानवाचक वाक्य। इसमें हम देखेंगे कि 8 प्रकार के ये वाक्य होते हैं, 8 प्रकार के। 8 में पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक कहिए चाहे विधिवाचक कहिए, जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा गया था। क्लियर? फिर निषेधात्मक वाक्य, ये सभी लोग जानते हैं। जैसे कह दिया गया कि हरि आगरा नहीं गया था। निषेधात्मक कहिए चाहे निषेधवाचक कहिए, जिस वाक्य में किसी बात के न होने का आभास मिले उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या कहेंगे। अब देखिए आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा दी गई हो।
जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा देने का आभास होता हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक शब्द या आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए, जैसे खाना खाओ, ये हो गया आपका आज्ञा सूचक। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सभी जानते हैं, प्रश्नवाचक क्या होता है? ये वह वाक्य होते हैं जिसमें कुछ जानने की या जिज्ञासा शांत करने की इच्छा होती है, इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे, क्या तुम आगरा जाओगे? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना खाओगे? ये सब प्रश्नवाचक हो गया। इसमें कोई डिटेल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। अगला है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है? यानी संदेह, विस्मय। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह की भावना छिपी हो, जैसे हो सकता है कि हरी मुझे कानपुर में मिल जाए, या शायद मैंने रुपए अलमारी में रखे हैं, या विस्मय बोधक उदाहरण है। अब है अगला इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा को व्यक्त किया जाता है, जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही स्वस्थ कर दे, ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नति दिला दे, काश इस बार तुम पास हो जाओ, काश इस बार इस फार्म भरने में तुम्हारी नौकरी लग जाए, इस तरीके का। तो क्या है? ये हो गया आपका इच्छा बोधक वाक्य। अब देखिए अगला है संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक वाक्य माने जिन वाक्य में किसी प्रकार का संदेह की भावना छिपी हो सकता है कि अरे सॉरी हमने क्या बोल दिया? हाँ, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक में ये हो गया जिस प्रकार से ईश्वर कोई इच्छा प्रकट की जाए, व्यक्त किया जाए, वो वाक्य होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नति दिला दे, ये इच्छा बोधक वाक्य है। काश इस बार तुम पास हो जाओ, इच्छा बोधक। अब संदेह सूचक वाक्य में जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह की भावना छिपी हो, जैसे हो सकता है कि हरी मुझे कानपुर में मिल जाए, या शायद मैंने रुपए अलमारी में रखे हैं, ये हो गया। अगला है अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु, संकेतार्थक शब्द। ये गलत छपा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। संकेतार्थक है नहीं, संकेत हम लिख नहीं पाते हैं, तार्थक, संकेतार्थक। संकेतार्थक क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी भाव का केवल संकेत होता है और उसके साथ कोई शर्त लगी रहती है, उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि मोहन वहाँ होगा तो वह जरूर मिलेगा। ये हो गया आपका संकेतार्थक शब्द। तो ये कौन सा हो गया? हाँ, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हो गए। विधानवाचक, निषेधवाचक कहिए, निषेधात्मक कहिए, आज्ञा सूचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, इच्छा बोधक, संदेह सूचक और संकेतार्थक वाक्य। अब अगला आधार हम देखते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, यानी कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य जो होता है, इसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हरी पढ़ रहा है या हरी पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए ये कितना अच्छा है। इसमें कर्ता प्रधान वाक्य जो होता है, इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता प्रधान होता है।
कर्म का होना जरूरी नहीं है, और चाहे हो या ना हो, ये जरूरी भी नहीं कि नहीं ही हो। जैसे उदाहरण के लिए हरि पढ़ रहा है, तो या हम कह सकते हैं कि हरि पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान माने जिन वाक्यों में कर्म क्रिया प्रधान होती है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ती क्रिया पुस्तक कर्म से संबंधित है। पढ़ती, ठीक है, या पढ़ना, क्लियर, ये कर्म प्रधान वाक्य है। भाव प्रधान वाक्य क्या होता है? वह वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया प्रधान होती है, उसमें भाव प्रधान वाक्य कहते हैं। जिसमें क्रिया प्रधान होती है वो भाव, क्रिया क्या होती है? वो भाव। यानी सुदामा जी की दीनहीन दशा देखकर कृष्ण क्या किए? रोने लगे, रो पड़े। अब देखिए, क्रिया की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं। प्रत्येक कर्ता में कर्म का होना आवश्यक नहीं है, किंतु कर्मवाचक वाक्य में कर्म का होना नितांत आवश्यक है। भाव प्रधान वाक्यों में स्वयं क्रिया ही प्रधान रहती है, जैसे विदाई के समय उससे बोला नहीं गया। अब अगला पॉइंट हम भाव प्रधान है ना, अगला है साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी प्रकार। साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक सौंदर्य के आधार पर समझ लीजिए। संयत वाक्य। संयत वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं साहित्यिक दृष्टि से: संयत वाक्य, शिथिल वाक्य और संतुलित वाक्य। संयत वाक्य वह वाक्य होते हैं जो आदि से अंत तक पाठक की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं तथा भावों के स्पष्टीकरण के लिए समर्थ होते हैं। संयत वाक्य कहलाते हैं। जैसे भारत में हिंदू मंदिरों में, सिख गुरुद्वारों में, ईसाई गिरजाघरों में एवं मुसलमान मस्जिदों में पूजा करते हैं। ये क्या है? संयत वाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य जो आदि से अंत तक पाठक की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं और तथा भावों के स्पष्टीकरण में भी समर्थ होते हैं। इन वाक्यों को हम संयत वाक्य कहते हैं। जैसे एक याद आ गया हमको, एक वो चुटकुला टाइप का है। जैसे कहते हैं, यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, सब कहीं स्थान ले ले के नाम कहेंगे, उसके बाद कहेंगे सावधान, टेलीफोन के तार डालने का कार्य चल रहा है। अर्थात क्या हुआ कि आप पूरे वाक्य को पढ़ेंगे और आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी और इस अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा, अर्थ को स्पष्ट करने में समर्थ होंगे। एक गीत भी है ऐसे कि याद नहीं आ रहा है, चलिए दूसरा देखते हैं, शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनका महत्वपूर्ण भाग जो होता है, जो पार्ट जो बहुत जरूरी है, वो पहले आ जाता है, शिथिल वाक्य। फिर उस भाव या विचार की व्याख्या आगे की जाती है। ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। जैसे हम ही लोग उद्देश्य लिखते हैं या महत्व लिखते हैं या विशेषताएं लिखते हैं, तो हम उसमें एक लाइन लिख करके फिर आगे, जिससे ये काव्यगत सौंदर्य का लाभ बालक उठा सके, पहले कह देते हैं करना, फिर उसके बाद कहते हैं जिससे लाभ उठा सके। अभी देखते हैं इसमें शिथिल वाक्य में क्या है। फिर उस भाव या विचार की व्याख्या की जाती है जिससे जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और पाठक या श्रोता उबने लगता है, क्योंकि इसमें ये कमी है, क्योंकि इसमें रोचकता का अभाव होता है। अतः आगे पढ़ने के लिए पाठक के मन में जिज्ञासा ही नहीं रह जाती। जब मुख्य बात आपको पहले से पता हो जाएगी तो आगे क्यों पढ़ें? कई बार कहानियों को थोड़ा पढ़कर छोड़ देते, पिक्चर देख करके थोड़ा सा फिल्म देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि अरे आगे यही होगा। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि करते हैं। भारतीय किसानों का खाना पीना सादा है और वे साधारण कपड़े पहनते हैं। जिज्ञासा खत्म हो गई, कृषि प्रधान पहले ही हो गया। अब देखिए संतुलित वाक्य। संतुलित वाक्य माने ऐसे वाक्य जो आपस में जुड़े हों, संतुलित वाक्य कहलाते हैं, तथा प्रत्येक वाक्यांश का अपना अस्तित्व होता है।
कई वाक्य आपस में जुड़े होते हैं और उनका अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वो संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलित वाक्य की विशेषता यह होती है कि अंतर वाक्यों की क्रमबद्धता और प्रभाव उत्तमता के साथ व्यक्त किया जाता है। किसी एक वाक्य को निकाल देने से भाव अपूर्ण रह जाता है, यह विचार अधूरा रह जाता है। जैसे हम सत्यम खाली कह दें तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये हो गया। ये हमारे चरित्र गठन के 3 आधार स्तंभ हैं। अमुक वाक्य में, इस वाक्य में क्या कहा गया? क्रमबद्धता एवं प्रभावोत्पादकता दोनों ही गुण विद्यमान हैं। किसी एक शब्द को वाक्य से हटाने से वाक्य या विचार या शब्द ये अधूरा हो जाता है, भाव अधूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा वाक्य का अर्थ, वाक्य के आवश्यक तत्व। 5 आवश्यक तत्व हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, समीपता, अन्वित। अन्वित का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता, समानता जिसको कहते हैं। वाक्य के अंग हैं 2, विधेय और उद्देश्य। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य के प्रकार देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर देखें तो इसके विधिवाचक या विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञासूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेश सूचक, संकेतार्थक, ये हो गए 8 प्रकार। अब क्रिया के आधार पर देखें तो कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो संयत वाक्य और शिथिल वाक्य तथा संतुलित वाक्य। ये आपके आज का कंटेंट समाप्त होता है। धन्यवाद। पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और इसको कई बार देखिए। हालांकि आप बहुत बचपन से ही हिंदी पढ़ते आए हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे, वो भी देख लीजिए। वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं लिखिए। वाक्य के अंग बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। भाव प्रधान वाक्य स्पष्ट कीजिए और संतुलित वाक्य से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। धन्यवाद।